टीवी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज हम बात करेंगे अमर उजाला और एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स की खबरों की। तो शुरुआत पहले हम करते हैं अमर उजाला की खबरों से। पहली खबर की अगर बात कर लें तो पहली खबर हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नम आंखों से जो श्रद्धांजलि दी गई है वो खबर आपको बताते हैं। नम आंखों से जांबाजों को अंतिम सलामी, अदम्य साहस बलिदान के लिए देश आपका कर्जदार। तो हमारे शहीदों को जो श्रद्धांजलि दी गई है उसकी पहली तस्वीर आपको बता रहे हैं। और दूसरी खबर आपको बताएंगे, सख्त संदेश दिया गया है चीन को भारत की तरफ से। अगर पिछले दिन की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि चीन को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो आज भी आपको बता दें कि सख्त संदेश, हद में रहे चीन, हालात में जो भी काबू पाने हैं वो पा लें। आगे जिस तरीके से भारत तैयारी कर रहा है चीन को झेलना पड़ेगा। तो साफ कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी के हिंसक झड़प के लिए फिर चीन को ठहराया जिम्मेदार। रेलवे ने चीन को दिया 471 करोड़ का ठेका, जो कि रद्द कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से जो 471 करोड़ का ठेका चीन को दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया है आज के अमर उजाला के अनुसार। अब बात कर लेते हैं हम नव भारत टाइम्स की पहली खबर की बात करें तो ये खबर है, लद्दाख में हथियार तो थे पर नियम आड़े आ गए। ये जो पहली खबर है वो आपको बताएंगे। राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री ने दी जानकारी। जो सवालिया निशान राहुल गांधी ने खड़ा किया था लद्दाख में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उस पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया है कि लद्दाख में हथियार तो थे लेकिन हमारे नियम आड़े आ गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन से लगी सीमा की रक्षा कर रहे सभी भारतीय जवानों के पास हथियार होते हैं, खासकर तब जब वो पोस्ट से बाहर जाते हैं। जवानों ने 15 जून को गलवान में भी ऐसा किया था। विदेश मंत्री ने साफ किया कि लद्दाख में गलवान वैली में 15 जून की रात हुई खूनी झड़प के दौरान भी भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन तय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और अनुशासन दिखाते हुए उन्होंने फायरिंग नहीं की, जिस वजह से हमारे जो 20 जवान हैं वो शहीद हो गए। यानी कि नियम आड़े आ गए थे, हथियार तो थे लेकिन उस वक्त वो नियमों के चलते फायरिंग नहीं कर सके। तो राहुल गांधी के सवालिया निशान का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। तो हमला कैसे हुआ, चीन ने सवाल टाले। चीन से कुछ सवाल किए गए थे कि हमला कैसे हुआ, लेकिन चीन की तरफ से सवाल टाल दिए गए हैं। भारतीय सैनिकों पर लोहे की छड़ों और कटीली तार लगे डंडों से बर्बर हमला करने संबंधी सवालों को टालने के साथ ही चीन ने उन खबरों पर भी जवाब देने से इनकार कर दिया है कि वो चीन भारत सीमा पर गलवान नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बना रहा है। तो भारत के जो भी सवाल हैं चीन से, इसका कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि तैयारी की जा रही है कि चीन से इस चीज़ का जवाब ज़रूर लिया जाए, लेकिन अभी भी किसी भी तरीके का जवाब चीन की तरफ से नहीं आया है। वहीं टेंट गिराने पर बौखलाया था चीन। 15 जून की उस खूनी रात करीब 7 बजे कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ 35-40 सैनिक गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर थे। दोनों देशों की बातचीत में तय हुआ था कि चीनी सैनिक यहाँ से पीछे हटेंगे, लेकिन वहाँ देखा गया कि चीनी सैनिकों को वहाँ पर देखा गया और उनका टेंट भी मौजूद था जिसको गिराया गया, जिसकी वजह से जो चीनी सैनिक थे वो बौखला गए थे। बात कर लेते हैं अब हम अगली खबर की। अगली खबर अगर हम बात करें, अमर उजाला की अगली खबर की बात करेंगे। भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने वाले नक्शे पर नेपाल ने बनाया कानून। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी को अपना हिस्सा बताया। बता दें नेपाल की तरफ से भारतीय जो इलाकों को अपना बताया गया, जो नया नक्शा पास किया गया नेपाल के संसद में, उसको लेके भारत में कई बार तनातनी देखी गई, सख्ती भी देखी गई। जो 3 इलाके हैं लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी को अपना हिस्सा बताया है नेपाल ने। तो भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने वाले नक्शे पर नेपाल ने कानून भी बना दिया है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल ने विवादित नक्शे पर कानून भी बना दिया है। भारत के हिस्से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी पर दावा जताने वाला नक्शा को मंजूरी देने वाला संविधान संशोधन बृहस्पतिवार सुबह नेपाली संसद में उच्च सदन में पास कर दिया गया है। पहले नक्शा पास हुआ, अब ये कानून भी पास कर दिया गया है जिस पर भारत काफ़ी ज़्यादा सख्त दिखा है। वही बात करते हैं अब अगली खबर की। दिल्ली एनसीआर में कोरोना पर हो रही है
राजनीति, लेकिन इस पर हो एक ही नीति। अमित शाह का कहना, गृह मंत्री अमित शाह का साफ कहना है, दिल्ली एनसीआर में कोरोना पर एक ही नीति होनी चाहिए। तो कहा पूरे एनसीआर में 2400 रुपये में हो जांच। जिस तरीके से बीते दिन हमने आपको बताया था कि अब दिल्ली एनसीआर में कोरोना की जांच आधे कीमत पे होगी, जिसका मतलब ये है कि 2400 रुपये में मात्र कोरोना की जांच हो सकेगी। और जिस तरीके से मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए भी दिल्ली में बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले आपको हमने बताया था पिछले कुछ दिनों अपने इसी शो के ज़रिए कि दिल्ली में 500 ट्रेन के कोच लिए गए हैं, जिसमें 8000 बेड्स बनाए जाएंगे। हालांकि स्टेडियम, होटल्स और कुछ बैंकेट हॉल है जहां पर बेड्स के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हालांकि यहां पर वो मरीज़ रखे जाएंगे जिनमें सिम्टम्स कम हैं और जो जल्दी ठीक हो सकते हैं, और जो सीरियस हालात में होंगे उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया जाएगा। तो ये कुछ बेड्स जो दिल्ली एनसीआर में बढ़ाए जा रहे हैं, दिल्ली में बढ़ाए जा रहे हैं, उनको बढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मरीज़ों की संख्या जुलाई 31 तक 5.5 लाख हो सकती है, उसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों पहले सीएम अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक की थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि मिलकर काम किया जाएगा और आने वाले समय में जिस तरीके की तैयारी है वो उसकी शुरुआत कर ली जाएगी। तो अगली खबर बताएंगे आपको। 116 जिलों के 67 लाख प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार। तो प्रवासी श्रमिकों के लिए ज़्यादातर राज्य सरकार ने सोचा है कि उनके राज्य में ही उनको जगह दे दी जाए, रोज़गार दे दिया जाए। तो उसकी तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन आपको बता दें, देश के 116 ज़िलों में लॉकडाउन के चलते 67 लाख प्रवासी कामगारों को गांव में ही रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 20 जून से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करनी है। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये अभियान शुरू किया जाएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि 20 जून से शुरू किया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से ये जो 67 लाख श्रमिकों की बात की गई है, यानी कि एक बड़ा आंकड़ा श्रमिकों का, किस तरीके के उनको रोज़गार दिए जाएंगे। हालांकि पहले जब बातचीत की गई थी कि श्रमिकों को रोज़गार देना है तो ये कहा गया था कि उनके अनुसार, उनके स्किल्स के अनुसार उनको ये रोज़गार दिए जाएंगे। तो एक सूची भी तैयार की जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इनको रोज़गार दिया जाता है। अब बात करते हैं अब अगली खबर की। रथ यात्रा की मंजूरी दी तो भगवान भी नहीं करेंगे माफ़, कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। आपको बताएं, शीर्ष अदालत ने इस साल 23 जून से पुरी में शुरू होने वाले धार्मिक आयोजन पर लगाई रोक। इस तरीके से 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने के ऐलान किए गए थे और धार्मिक स्थल खोले भी गए, लेकिन किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। अब भी 23 जून से जो धार्मिक आयोजन शुरू होने वाला था, रथ यात्रा शुरू होने वाली थी उस पुरी में, उस पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 23 जून से शुरू होने वाली पुरी में रथ यात्रा और संबंधित गतिविधियों पर बृहस्पतिवार को पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो एक बड़ा फैसला, चाहे किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन हो, इस वक्त कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उस पर पाबंदी लगानी ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर किसी भी तरीके का आयोजन होता है तो कोरोना और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। हालांकि आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे अब अगले पेज की। अब तक हम बात कर रहे थे अब फर्स्ट पेज की, तो अब सेकंड पेज की बात करें तो योग दिवस में बच्चे वर्चुअल रूप में लेंगे हिस्सा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए घर घर में तैयारी। तो इस तरीके से 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और साथ ही हर स्कूल कॉलेज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब घर में तैयारी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार हर घर में योग होगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, आईसीआर और आयुष मंत्रालय इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को कई बच्चों को ऑनलाइन योग टॉक से जोड़ा गया है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। हर बच्चा घर में योग करेगा और हर घर में हर व्यक्ति योग करता हुआ दिखेगा। इस तरीके की एक ऑनलाइन क्लास भी ली गई है। वहीं 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसएचओ समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, तो सीबीआई ने विजय विहार में थाने में मारा छापेमार, जहां एक तरफ कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिश्वत का खेल भी शुरू है।
तो वहीं पीएम के नाम व्यापारियों का पत्र, चीन को पहुंचाए आर्थिक चोट। इस तरीके की हरकत चीन की तरफ से देखी गई है। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं तो देश के कोने कोने में चीनी सामान का बहिष्कार देखा गया है। हर कोने में हमने देखा कि चीनी सामान को जलाया गया और साथ ही साथ जनता की अपील भी है कि चीन को आर्थिक चोट पहुंचाई जाए। जैसे कि आपको बताया कि जो कुछ आर्थिक गतिविधियां चीन के साथ हो रही हैं उनको रद्द भी किया गया है। हालांकि अभी पूरी तरीके से काम सामने नहीं आया, लेकिन अभी देश की जनता की जो अपील है वो यही है कि चीन के साथ जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको रोक दिया जाए और चीन को एक आर्थिक चोट पहुंचाई जाए। तो इस वक्त देश में जनता गुस्से में है, जिनकी मांग सिर्फ यही है कि पीएम मोदी आप चीन को आर्थिक चोट पहुंचाएं। इस तरीके की ये खबर कहा कि सरकार के हर फैसले का समर्थन करेंगे, लेकिन चीन के सामान के बहिष्कार की अपील की जा रही है उसको पूरा किया जाए। तो इस तरीके के जो जनता की अपील है वो सामने आई है कि हम सरकार के हर फैसले का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन चीन को आर्थिक चोट पहुंचाना ज़रूरी है, हर सामान का बहिष्कार करना ज़रूरी है। अगले पेज की बात करेंगे हम, तो ये खबर, परीक्षा जब ऑनलाइन तो शुल्क किस लिए। तो डीओ की बात कर रहे हैं, छात्रों से लिया जा रहा है 710 रुपये परीक्षा शुल्क। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरोना महामारी के कारण इस बार ओपन बुक परीक्षा हो रही है। इसके लिए परीक्षा शुल्क लिए जाने से छात्रों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के छात्रों से परीक्षा शुल्क के नाम पर 710 रुपये लिए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही है तो फिर परीक्षा शुल्क किस लिए, जिस पर छात्रों ने विरोध जताया, आपत्ति जताई कि जब परीक्षा ऑनलाइन हो रही है तो शुल्क लेना जायज़ नहीं है। तो डीओ के जर्नलिज्म के छात्रों का कहना। बात कर लेते हैं अब हम एनबीटी की खबरों की। दिल्ली में एंटीजन टेस्टिंग गांव के लिए मोबाइल वैन। तो क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। गुरुवार को 193 केंद्र पर रैपिड एंटीजन के तहत 7040 लोगों का टेस्ट हुआ। 456 पॉजिटिव पाए गए। इससे केवल 15 मिनट में कोरोना का पता चलेगा। अब यूपी में भी कोरोना टेस्ट की दर 2500 रुपये कर दी गई है। इस तरीके से कोरोना के जो टेस्ट होते हैं उनकी कीमत आधी कर दी गई है। साथ ही साथ अब जो टेस्ट होंगे उनका नतीजा 15 मिनट में पता चलेगा। तो इस तरीके से एंटीजन टेस्टिंग शुरू की गई है, जिसका नतीजा 15 मिनट में सिर्फ मिलेगा। वहीं आपदा पर आंसू हमारी फितरत नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी का कहना। पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। भारत इस आपदा को अवसर के रूप में बदलेगा। आपदा पर आंसू बहाना हमारी फितरत नहीं है। ये बातें प्रधानमंत्री ने 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया की लॉन्चिंग के दौरान कही है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना दौर में जितनी घोषणाएं हुई हैं वो साबित करती हैं कि भारत संकट को अवसर के रूप में बदलने के लिए तैयार है। आपको बता दें बीते दिन जो 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो भारत को स्वदेशी अपनाना होगा, इस तरीके से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि आयात पर कम निर्भर रहना पड़ेगा, आयात कम करना होगा, जिस वजह से भारत की खुद की एक इमेज बन सके। तो उन्होंने साफ कहा था अपने भाषण में कि जिस तरीके से हम अभी काम कर रहे हैं, आपदा से बिना डरे इस आपदा को अवसर के रूप में बनाना होगा, ताकि आगे चल के भारत का एक सफल देश के रूप में नाम सामने आए। तो फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की है देश को आगे बढ़ाने की, जनता भी कोशिश कर रही है। वहीं अब अगली खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रथ यात्रा की इजाज़त दे दी तो भगवान जगन्नाथ कभी माफ़ नहीं करेंगे। अमर उजाला की इस खबर की बात करें तो जिस तरीके से एनबीटी में ये खबर दी गई है लास्ट खबर, वैसे ही अमर उजाला में भी यही लास्ट खबर कि जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है वो रद्द करने को कहा गया है, क्योंकि इस वक्त कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए
सरकार की तरफ से यही और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन ना ही किया जाए तब ही बेहतर है। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश ज़रूर कर रही है उन घटनाओं को सुलझाने की, अपने देश में स्थिति पर काबू पाने की, लेकिन फिर भी स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण की भी बात कर लें तो रिकवरी रेट की हम बात कर लेते हैं। रिकवरी रेट भी अच्छा होता जा रहा है। हालांकि संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट भी हो रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। अभी तक कोई वैक्सीन सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी मरीजों का इलाज हो रहा है। तो फिलहाल इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।